सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हमने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हमने बेटा काइनेमेटिक्स फिनिश किया है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, काइनेमेटिक्स में हमने ये स्टडी किया था कि ऑब्जेक्ट के पास अगर इतनी वेलोसिटी है तो वो कितनी देर में कहां से कहां जाएगा। ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो वो कितनी देर में लैंड करेगा, कितनी वेलोसिटी के साथ लैंड करेगा। एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसकी एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जिसको हम डिसेलरेशन बोलते हैं, वो इतनी डिसेलरेशन हो गई तो वो कितनी देर। लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा कि उसको रोक कौन रहा है। मतलब हमने इफेक्ट देखे, हमने कॉज नहीं देखे उसके अंदर। तो उसको जहां पर हम सिर्फ इफेक्ट देखते हैं उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। लेकिन आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एंड दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है जब हमने रीजन ढूंढ, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो वो क्यों चलने लग गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था तो वो क्यों रुक गया, अगर ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा था मुड़ गया। जैसे हमने एक्सेलरेशन निकाली थी बेटा काइनेमेटिक्स में, ऑब्जेक्ट इज गोइंग दिस इन दिस डायरेक्शन एंड इट टेक्स अ टर्न इन, सपोज इट वाज गोइंग ईस्ट एंड देन वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, तो एक्सेलरेशन निकालो। वो सब क्वेश्चंस हमने किए थे। लेकिन वो मुड़ा क्यों, किसने उसको मोड़ा, यानी कि फोर्स आपने नाम सुना हुआ है, लेकिन हम इसको बहुत टेक्निकली आज समझने वाले हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक एंड इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। एंड लॉज ऑफ मोशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की खास बात है, मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ। जो ये न्यूटन ने जो डिस्कवरीज की हैं, न्यूटन की बेटा जितनी भी डिस्कवरीज हैं, उन्होंने जितना भी लॉज बनाए, लॉज ऑफ मोशन सबसे फेमस है। लेकिन उन्होंने बेटा मैथ्स में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने मैथ्स में भी बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले इजाद किए हैं, बनाए हैं। उन्होंने ऑप्टिक्स में बहुत काम किया, यानी कि लाइट के अंदर भी उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, उसके अंदर भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन लॉज ऑफ मोशन उनके सबसे ज्यादा फेमस हो गए क्योंकि वो थोड़े से इजी थे एज कंपेयर टू अदर थिंग्स, और वो बिल्कुल फंडामेंटल है। वो आपको क्लास 9th में भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन बेटा क्लास 9th में जो आप जैसे आपने पढ़ा वैसे नहीं, अब उससे भी थोड़ा, उससे ज्यादा गहराई से हमने उसको समझना है कि लॉज ऑफ मोशन होता क्या है, राइट। अब आपको इससे पता लगेगा कि कितनी सारी चीजें, ध्यान से समझना, इतनी सारी चीजें जो आप मानते थे वो गलत है। ऐसा होता नहीं है जो आप मानते हो। मैं आपको दो तीन चीजें अभी एग्जांपल देके दिखाता हूँ, राइट। आप समझना ध्यान से, मैं आपको पूछूंगा, आप ऑनेस्टली आंसर करना, सोचे बिना कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्या आता है। सुनना बेटा ध्यान से समझना, उससे आपको पता लगेगा कि लॉज ऑफ मोशन पढ़ना जरूरी क्यों है। क्यों न्यूटन, बेटा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से पहले जो लॉज ऑफ मोशन दिए गए थे वो एरिस्टोटल ने दिए थे 600 बीसी में, और न्यूटन लॉज आए हैं 1640 समथिंग में। तो आप देखो अप्रोक्सीमेटली 2000 साल तक उनको ही लॉज ऑफ मोशन माना गया। बीच में गैलीलियो भी आए, उन्होंने थोड़ा को इम्प्रूव किया, बट जो एग्जैक्ट लॉज ऑफ मोशन जब आए वो न्यूटन ने दिए। तो आप सोचो 2000 साल तक हम जो लॉज ऑफ मोशन लोग मानते थे मतलब गलत थे। तो बीच में भी बहुत, मतलब इतने सारे लोग आए होंगे, इतने सारे स्मार्ट लोग आए, लेकिन किसी ने उस चीज को निकाला नहीं कि मोशन ऐसे होता है, मोशन को ऐसे स्टडी करना होता है, राइट। अब मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा, उससे आपको समझ आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, न्यूटन लॉ से ज्यादा किसी को भी गलत तरीके से नहीं बताया जाता। उनको लॉज ऑफ मोशन को बहुत गलत तरीके से समझाया जाता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन में, आप देखना, राइट। अच्छा, अब ध्यान से समझना बेटा, आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ रखे हैं और 9th में आपने पढ़े भी होंगे या याद भी किए होंगे, आपने उसका एग्जाम भी दे दिया, लेकिन उसको अच्छे से समझना वो बहुत ही ज्यादा दैट इज अनदर मैटर। वो बिल्कुल उसके लिए आपको काफी डेप्थ में जाना पड़ेगा। सुपरफ्लुअस नॉलेज से काम नहीं चलेगा। अब सुनना बेटा, मैं आपसे एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपको सिर्फ इस स्टेटमेंट का मतलब आपको क्या लगता है, ध्यान से समझना।
ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये फर्स्ट ए केस, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, तो इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन किधर है? सिर्फ इतना सा आपको क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, आपको इससे क्या लगता है? ठीक है, ये ए केस हो गया, एक बी केस करते हैं, जो आपको लगता है वो बताना है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? सर इसमें फोर्स लगी नहीं रही शायद। सर Just फोर्स शायद। की फिक्स होने जरूरी थोड़ी है। Let me just finish, just a second. आपको ये नहीं सोचना गलत हो जाए, कोई बात नहीं बेटा, गलत से डरना नहीं है। सर Today फोर्स can लगी be- नहीं रही सर। Just a second बेटा, एक एक करके सबसे पूछूंगा। Today could be a new beginning in your life, क्योंकि एजुकेशन का मतलब होता है आपको पिछले दिन से बेटर सोचना, ठीक है, पिछले आवर से बेटर सोचना, पिछले लेक्चर से बेटर सोचना, राइट? अब सुनना बेटा, यस, एक एक करके। ए पार्ट है, आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। मैं एक एक करके सबसे पूछता हूँ, ठीक है? दिव्यांश बेटा, आपको क्या लगता है? सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। ऑब्जेक्ट बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, आपको फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, इस पे किधर है? सर ऊपर की तरफ सर। ऊपर की तरफ, ठीक है। दिव्यांश से ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगी है। ओके, अमनजोत बेटा, आपको क्या लगता है? सर ऊपर। अमनजोत भी बोलती है कि ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है, लग रही है। आर्यन बेटा, आपको क्या लगता है? रायन सर मेरे को लगता है सर कि फोर्स इसमें नहीं लग रही, बिकॉज सर एक्सेलरेशन जो है इसमें 0 है। बिकॉज बस आपको फोर्स लग रहा है। रायन से 0 फोर्स। पार्थ बेटा, आपको क्या लग रहा है? सर इस पे तो सर हमने वेक्टर्स पढ़ लिए, जो दो फोर्सेस भी लग रही हो सकती हैं। अच्छा, मतलब हम इससे कुछ बता नहीं सकते, आप ये कह रहे हैं? सर अगर ये हवा में ऊपर जा रहा है तो फिर ग्रेविटी की भी लग रही होगी, और जो हमने स्टार्टिंग में लगाई होगी वो भी लग रही होगी। बहुत अच्छा सोच रहे हो, बहुत अच्छा बेटा। आपको कुछ और बताया नहीं, आपको ये बताया इसकी वेलोसिटी ऊपर 2 मीटर पर सेकंड है। अब आप क्या स्टेटमेंट देना चाहते हैं? ये है, आप बिल्कुल पॉसिबिलिटीज बता रहे हो, सर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। देखो, जैसे इन दो बच्चों ने, दिव्यांश ने और अमनजोत ने बोला सर फोर्स ऊपर लग रही है, हमें तो ये फील हो रहा है। रायन कहता है कि सर मुझे तो लग रहा है 0 फोर्स है। रीजन एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको लग क्या रहा है बेटा? पार्थ, आप क्या कहते हैं? अनप्रेडिक्टेबल, आप कह रहे हैं पता नहीं कुछ, ठीक है, ये लिख सर बता ही नहीं सकते इससे तो। बता नहीं सकते। गुड। जैसे बेटा अक्षत, अरमान, आपको क्या लगता है? नीचे की तरफ लगी। नीचे की तरफ लग रही है। ओके, अक्षत एंड अरमान से नीचे की तरफ लग रही है। ओके बेटा, कमलप्रीत बेटा, खुशी, आप क्या कहते हो? नीचे की तरफ लग रही है। कमलप्रीत से सर नीचे की तरफ। ओके, कमलप्रीत को यहाँ ऐड कर देते हैं। बेटा खुशी, आप क्या कहते हो? मृदुल, डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप मृदुल भी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। खुशी बेटा, आप क्या बोलते हो? दिव्यांश, दिव्यम बेटा, इशिता, सर नीचे की तरफ ही लग रही है सर। सर हाँ जी, सर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके बेटा, ओके, डाउनवर्ड। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बस बेटा आप सुनो मेरी बात। देखो, यहीं से ही लॉज ऑफ मोशन हमें चाहिए बेटा। इसमें से ये पार्थ का आंसर ठीक है, बाकी सब का आंसर गलत है, राइट? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्योंकि रीजन क्या है? यस सर, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ सर। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें एक्सेलरेशन लग रही है कि नहीं। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स नहीं लग रही, और अगर यूनिफॉर्म है तो यस सर, मैं भी सिंपल यही चल कहना रही चाह है। रहा हूँ। ओके, तो गुड। क्या अब पता मेरी बात, फोर्स डाउनवर्ड लगी हो और कोई सर बॉल इसमें हो और हमें बाउंस पता है होके सर। ऊपर जा रही है। वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, वेरी गुड सर Yes, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो फोर्स भी तो 0 हो गया ना। यस बेटा, अब सुनो मेरी बात, आपको वो बताया नहीं ना गया। मैं वही पूछ रहा हूँ। मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। बहुत अच्छा सोच रहे हो आप। अगर आप इस चीज सोचने को पकड़ लोगे ना बेटा, आप साइंटिस्ट बन जाओ।
और एक्सीलेंट इंजीनियर तो पक्का ही बन जाओगे। बस इसको नर्चर करना है, सोचना है। अब सुनो मेरी बात। अब इसने कुछ और तो दिया नहीं, इन्होंने बोला एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। बेटा जहां तक लोग ये सोचते हैं अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स भी ऊपर लग रही है। न्यूटन ने यही प्रूव किया था कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से बेटा फोर्स की डायरेक्शन पता नहीं लगती। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल आप समझना बेटा, यही चीज आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे समझोगे तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो बेटा, मान लो ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ फेंक दिया, ये देखना ध्यान से। मार्कर को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, अब मार्कर ऊपर जा रहा है ऐसे। बेटा जब मार्कर ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी ऊपर है, लेकिन उस पर फोर्स किधर लगी हुई है? फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी हुई है। किधर लगी हुई है? फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी हुई है। तो यानी कि इसकी वेलोसिटी ऊपर है तो फोर्स नीचे भी हो सकती है। अब मान लो, अब सुनना बेटा ध्यान से, मान लो मार्कर मेरे हाथ के साथ ऊपर जा रहा है ऐसे। अब मैं अपने हाथ से इसको ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसमें एक फोर्स ऊपर भी है, एक फोर्स नीचे भी है। ग्रेविटी की फोर्स नीचे और एक फोर्स ऊपर की तरफ। तो जो कहने का मतलब है कि वेलोसिटी से फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड नहीं होती। अब मान लो ये केस है, इसमें बेटा ये भी हो सकता है कि फोर्स नीचे लग रही हो। सर ये कैसे पॉसिबल है? ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है, फोर्स नीचे। आप बेटा प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल याद करो। जब हम ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हैं, जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी किधर होती है? आगे की तरफ। लेकिन एक्सेलरेशन किधर होती है बेटा? एक्सेलरेशन होती है नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और एक्सेलरेशन किधर होती है? जिधर फोर्स लगती है। तो जो मेरे कहने का मतलब है, सुनना बेटा ध्यान से, जो मैं कहना चाहता हूं कि वेलोसिटी से फोर्स का पता नहीं लगेगा। राइट? न्यूटन से पहले लोग यही सोचते थे। राइट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेटा कुछ आइडिया लगा जो मैं बोल रहा हूँ? वेलोसिटी से Yes, आपने sir. फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स का पता नहीं लगेगा वेलोसिटी से। राइट? अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। बताना अलग चीज होता है बेटा, बता तो मैंने दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी थिंकिंग चेंज हो। आप इसको आज एक्सरसाइज है बेटा, ये ब्रेन एक्सरसाइज। आप ये लिखना, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो हो सकता है इस पे फोर्स नीचे लग रही है, हो सकता है इस पे फोर्स इधर भी लग रही है, हो सकता है इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर कुछ भी किसी भी तरह फोर्स इस पे हो सकती है। जब ये इधर जा रहा है, हम वेलोसिटी से फोर्स की डायरेक्शन नहीं निकाल सकते। बेटा ये बहुत बड़ी चीज है। 2000 साल तक लोगों ने इसको माना। तो सबसे पहली चीज हमने लॉज ऑफ मोशन में करनी है, वो है एरिस्टोटल्स फॉलोसी। एरिस्टोटल फॉलोसी क्या है? एरिस्टोटल ने एक लॉ दिया था। उन्होंने क्या बोला था? A force is required to keep an object in motion. उन्होंने ये लॉ दिया था, A force is required to keep an object in motion. यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इसका मतलब उस पे फोर्स लगी हुई है। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। न्यूटन ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। राइट? अब इसका मतलब क्या है? जो अरिस्टोटल ने लॉ दिया, उनका कहने का मतलब था, मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब इस तरफ एक फोर्स लगी हुई है डेफिनेटली। अगर ऑब्जेक्ट इधर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरफ एक फोर्स लगनी चाहिए। उसके बिना, सुनना बेटे मेरी बात, ये थोड़े से ही डिफरेंस है। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसको चलाने के लिए तो फोर्स चाहिए, तो ठीक है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट जैसे मूव कर रहा है, अरिस्टोटल ने बोला अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो आप अगर चाहते हो कि ये इस तरह मूव करता रहे तो आपको फोर्स लगा के रखनी पड़ेगी। लेकिन न्यूटन ने बोला ऐसा नहीं है। न्यूटन ने क्या बोला? जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और आप चाहते हो कि वो रेस्ट पे रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आपको कुछ नहीं करना। यानी कि
अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और आप उसकी रेस्ट मेंटेन करना चाहते हो कि वो ना चले, तो आपको क्या करना है? आपको यही करना है कि आप कुछ मत करो। अगर वो रेस्ट पे है तो वो हमेशा के लिए रेस्ट पे रहेगा अपने आप, उसको कोई बाहर से आके ही चला सकता है, वो अपने आप चलने वाला नहीं है। तो जैसे बेटा रेस्ट को मेंटेन करने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आप चाहते हो वो कभी ना चले, तो उसके लिए आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही रेस्ट पे रहने वाला है। तो ऐसे ही न्यूटन ने बोला अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अगर आप चाहते हो कि मूव ही करता रहे, तो आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा के लिए मूव करेगा। अगर वो रुक रहा है तो यानी कि उसको किसी ने रोका, अपने आप कोई ऑब्जेक्ट रुकने वाला नहीं है। जैसे बेटा अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट, ये मान लो बुक है, टेबल पे रखी हुई है, बेटा क्या ये अपने आप चल सकती है कभी? नो क्या सर। बुक अपने आप No, चलना sir. शुरू कर सकती है कभी भी? No, sir. अब सुना मेरी बात, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर अपने आप चल सकती है कैसे? सर मान लो हवा आ गई, मान लो हरिकेन आ गया, मान लो बाहर से तूफान आया, तो तूफान ने को हटा दी। बेटा तूफान अगर आया है, हवा आई है, विंड आई है, तो उसने भी आके धक्का दिया, यानी कि बाहर से आई है। ये तो नहीं है कि बुक डिसाइड करे और चलना शुरू कर, राइट? बुक अपने आप कभी नहीं चल सकती। तो जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन करने के लिए, मतलब आप क्या चाह रहे हो कि बुक कभी ना चले, तो आपको क्या करना है? बस बुक को छेड़ो मत, जब तक इसको आके बाहर से कोई एफर्ट नहीं लगेगा, सुनना बेटा ध्यान से, तब तक ये चलना शुरू नहीं करेगी। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो जब तक उसको रोका नहीं जाएगा वो रुकने वाला नहीं है, राइट? तो देखो बेटा अरिस्टोटल ने क्या बोला, अगर आप चाहते हो कि एक ऑब्जेक्ट चलता रहे तो आपको फोर्स लगा के रखनी पड़ेगी। लेकिन बेटा ये लॉ सही लगता है, तभी तो इतने साल चला, अदरवाइज तो पहले दिन ही नहीं पकड़ाया था, क्योंकि ये लॉ सही लगता है। आप भी बोलोगे सर अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट चलता रहे तब तो आपको फोर्स लगा के रखनी ही पड़ेगी। मान लो आप बाइसिकल चला रहे हो, अगर आप पेडलिंग बंद कर दो तो बाइसिकल थोड़ी देर बाद रुक जाती है, यस और नो? Yes, sir. राइट? लेकिन बेटा वो बाइसिकल रुकती नहीं है, अपने आप नहीं रुकी, वो उसको रोका गया। किसने रोका? उसको Friction. फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस ने रोका। इमेजिन करो अगर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, क्या बाइसिकल रुकने वाली थी? कभी भी नहीं रुकती। तो वो तो वैक्यूम ही हो जाता है, या वैक्यूम में मोशन रहता है। यस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो स्पेस में हम चले गए, स्पेस में चले गए, राइट? अब स्पेस में कुछ नहीं है, वहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका। बेटा आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, जैसे यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो क्या होता है? वो ऐसे आता है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। हमने उसका एनालिसिस भी किया है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इसको पुल कर देती है। ये आपका मार्कर है, मैंने इसको रिलीज किया, ये नीचे क्यों आया? क्योंकि ग्रेविटी ने इसको पुल किया। जबकि मैंने इसको रिलीज किया था, यानी कि छोड़ा था, रेस्ट पे छोड़ा था। अब कोई बोले सर ये अपने आप चलने लग गया, नो, अपने आप नहीं चला, इसको किसने मूव कराया बेटा? इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने मूव कराया। ग्रेविटी की फोर्स, अर्थ ने इसको पुल किया है। इमेजिन करो बेटा, फिजिक्स और साइंस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। अगर अर्थ नहीं होती तो क्या ये मार्कर चलता बेटा? No, sir. No, sir. अगर मैं अर्थ नहीं होती, मैं इसको जैसे ही यहाँ रखता, ये यही का यही मेंटेन रहता, नीचे नहीं आता, ना ही ऊपर जाता, ना लेफ्ट राइट, कहीं नहीं आता, सिर्फ यही का यही रहता। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने जो वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी को, जैसे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर उसकी स्टेट चेंज करनी है, रेस्ट से क्या होगा? मोशन में लेके आना है, तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसे ही अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आप उसकी स्टेट चेंज करना चाहते हो, मतलब मान लो उसको रोकना चाहते हो या उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसा स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ मोशन भी बिल्कुल वैसा है। मतलब जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन रह सकता है अपने आप, वैसे ही स्टेट ऑफ मोशन भी मेंटेन रह सकता है, अगर उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। आप सुनो मेरा, आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन आप इतना ज्यादा इसको विग्रेसली फॉलो करो। मैं आपको इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, पर आप सोचो, मैंने
एक मान लो एक बॉल ली मैंने और एक फील्ड है, खेत है, प्लॉ किया हुआ है, प्लॉ मतलब मिट्टी है उसमें, तो मैं एक बॉल को ऐसे रोल कर देता हूँ, कितनी दूर जाएगी बॉल बेटा? सर थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगी सर, थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगी। रेजिस्टेंस मिलेगी। गुड, मतलब मैंने बॉल को ऐसे फेंका तो थोड़ी दूर जाके रुकी। अब मान लो वही बॉल मैं ग्रास वाली फील्ड में ऐसे फेंकता हूँ तो ज्यादा दूर जाएगी या कम दूर जाएगी? यस सर, Yes, sir, ज्यादा दूर कम दूर जाएगी। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन कम होगी। यस, गुड, थोड़ी ज्यादा। अब मैं इसको ऐसे फील्ड में लेके जाता हूँ जहां पे ग्रास की ग्रेजिंग हो रखी है, मतलब कटिंग हो रखी है, थोड़ी थोड़ी है बस, वहां पे मैं रोल करता हूँ तो वहां सर पे तो पहले और से दूर ज्यादा। जाएगी। तो मान लो मैं उस बॉल को मार्बल वाले फ्लोर पे रोल करता हूँ, सर तो रुकेगी ही नहीं। नहीं रुक तो जाएगी, फ्रिक्शन तो जीरो हम नहीं कर सकते, sir. बट काफी दूर जाएगी ना। Yes, sir. आप सोचो, यानी कि इमेजिन करो कि अगर मैं फ्रिक्शनलेस फ्लोर बना दूं तो क्या बॉल रुकने वाली है? No, sir. No, sir. Yes, बॉल्स sir. कभी नो नहीं, सर, यानी कि कोई चीज अगर चल रही है, सोच के सर देखो, रुकेगी सर, क्योंकि सर बॉल में तो रफ सरफेस होगा ही, तो वो तो कभी ना कभी बॉल को रोक ही देगा। बेटा एक के रफ होने से काम नहीं चलता। मैं बोल रहा हूँ मान लो बॉल भी मैंने बहुत स्मूथ बना दी और फ्लोर भी बहुत स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं, तब रुकेगी बेटा? No, sir. नहीं सर। नो सर। आई नो प्रैक्टिकली sir. करना पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई चल रहा है तो उसको किसी ने रोका ना, अपने आप तो नहीं रुक रहा ना, Yes, मतलब sir. एक्सटर्नल motion फोर्स जीरो हो जाएगी तो फिर कुछ स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। यस, दिस इज द अल्टीमेट लाइन, दिस इज द बॉटम लाइन। मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमें लगता है आपने बॉल को फेंका, सर उसकी वेलोसिटी खत्म हो गई, वेलोसिटी अपने आप खत्म नहीं होने वाली है, उसको रोकने के लिए किसी ने एफर्ट लगाया, जैसे फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, राइट? मेरा कहने का मतलब है न्यूटन ने बोला अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ये गैलीलियो ने दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे, यानी कि बाहर से उसके ऊपर कोई एफर्ट नहीं लगता, और एफर्ट बेटा जरूरी नहीं कि ह्यूमन एफर्ट हो, एफर्ट कुड बी एनीथिंग, एफर्ट हवा का हो सकता है, पानी का हो सकता है। मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है फ्लोर के ऊपर, मैंने बोला, सुनना बेटा ध्यान से, मैंने बोला ये ब्लॉक रखा है, अपने आप नहीं चल सकता। अब एक बच्चा क्या करता है, एक पाइप लेके आता है बड़े प्रेशर पानी वाली और उस ब्लॉक के ऊपर मारता है, ब्लॉक चलना शुरू कर देता है, और वो ही क्लेम्स देखो ब्लॉक अपने आप चल गया, वो अपने आप नहीं चला, हमारे दिमाग सर में कई उसको बार आता है, पानी नहीं सर चलाया सर। हाँ उसको पानी नहीं चलाया, पानी ने उस पर फोर्स लगाई। तो जो मेरा कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि एफर्ट सिर्फ हम ही लगा सकते हैं, यानी एफर्ट में वर्ड यूज कर रहा हूँ, पर मेरा कहने का मतलब है फोर्स। अभी हम टेक्निकली डिफाइन करेंगे इनको सबको ना। तो जो यहाँ से क्रक्स ऑफ द लेक्चर इज, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है बेटा तो वो हमेशा रेस्ट पे रहने वाला है जब तक उसको एक्सटर्नली डिस्टर्ब नहीं किया जाता। एक्सटर्नली कौन कौन डिस्टर्ब कर सकता है? मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, एक एनिमल आके उसको सींग से पुश कर सकता है, अपने हॉर्न के साथ उसको धक्का दे सकता है, एक गाड़ी उसको टक्कर मार सकती है ऑब्जेक्ट को, लेकिन वो सब देखो बाहर से आके कुछ हो रहा है। अ गश ऑफ विंड, हवा का एक बहुत तेज झोंका आया, उसने चला दिया, पानी आके उसको धक्का देता है, तो मतलब बाहर से ही कुछ धक्का मिलेगा तब वो चलने वाला है। पुश भी हो सकता है बेटा, पुल भी हो सकता है। और दूसरा, पहला पार्ट तो थोड़ा सिंपल है समझने वाला, ये आप इमेजिन भी कर सकते हो। हाँ जी सर, ये हो गया इमेजिन, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहने वाला है जब तक उसके ऊपर एफर्ट नहीं लगता। लेकिन बेटा सेकंड पार्ट क्या है? अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो बेटा वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगता, यानी फोर्स नहीं लगता, राइट? ये सेकंड पार्ट है। अब हम इसको फॉर्मुलाइज कर देते हैं। ये अरिस्टोटल की पॉलिसी थी, उन्होंने बोला अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट इन मोशन। बेटा 600 BC 1647, बेटा न्यूटन, अगर आप देखोगे ध्यान से समझना बेटा, जो न्यूटन ने लॉज बनाए,
वो लॉज बेटा आप हैरान हो जाओगे, उन्होंने कब बनाए थे, जैसा अब टाइम चल रहा है ऐसे टाइम में इन्होंने लॉज बनाए थे। न्यूटन पढ़ने गए थे यूनिवर्सिटी में, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड। तो वहां वो पढ़ने गए, तो वहां पे उस वक्त पैंडेमिक चल रहा था जैसे अभी चल रहा है, उस वक्त प्लेग था, तो वो यूनिवर्सिटी बंद हो गई, तो उनको वापस अपने घर जाना पड़ा। जब वो अपने घर गए, सुनना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, इट माइट इंस्पायर यू। तो वो जब अपने घर गए, घर में कोई नहीं था, उनके पेरेंट्स तक वहां पे नहीं थे, इट इज डॉक्यूमेंटेड। तो वो अपने घर में थे, वेरी बिग हाउस, वो अपने रूम में बैठते थे, खिड़की खोलते थे तो बाहर उनको ट्री दिखता था, जिस जो फेमस ट्री अभी भी है, जिसके एप्पल गिरने पर उन्होंने लॉ बनाया। बेटा ट्री पहले भी वही था, एप्पल पहले भी गिरते थे, लेकिन ही वाज अलोन, नथिंग टू डू, बस वो इंटेंसली सोचना शुरू कर दिया, नोबडी टू टॉक टू। आजकल आप लोग कन्फाइंड हो अपने घरों में, लेकिन उन्होंने बेटा उस टाइम को यूज किया, अकेले थे, लेकिन उन्होंने उसमें उस वक्त सारा का सारा रिसर्च वर्क उन्होंने उस 1.5 साल में कर दिया, राइट। उन्होंने उसको एप्पल को देखा, ये नीचे क्यों गिर रहा है, राइट, वहां से लॉ बना। उनकी खिड़की से वो एप्पल का ट्री दिख रहा था, एप्पल पहले भी गिरे, लेकिन तब ही वाज बिजी, मे बी ही वाज बिजी सर विद अब हिज वो फ्रेंड। ट्री है कि नहीं? आई थिंक है बेटा, है, द ट्री इज स्टिल देयर। बाकी आप चेक कर सकते हो, मैं आई एम नॉट अ हिस्ट्री स्टूडेंट, मुझे इतना ज्यादा नहीं आंसर पता। कौन सा ईयर था आपको ये पता है? 1640 1660 के आसपास होगा, ओके सर। राइट, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि इस पेंडेमिक के टाइम में उन्होंने लॉ बनाए थे। ओके, तो देखो, क्योंकि ये लॉ इतना ज्यादा इजी अच्छा लगता है कि यार यस, हाँ, जब तक हम साइकिल को पैडल करेंगे, साइकिल तभी तक चलेगी। मान लेते हैं एक ब्लॉक है, सुनना बेटा ध्यान से, मैं इस लॉ को प्रूव करता हूँ कि ये सही है, सुनना बेटा ध्यान से। मैंने एक ब्लॉक लिया, उसको फ्लोर पे रखा, अब मैं उसको, मान लो बॉक्स मान लो, बॉक्स को फ्लोर पे रखा, मैं उसको धक्का दे रहा हूँ, और धक्का देके थोड़ी देर बाद मैं छोड़ देता हूँ, बॉक्स थोड़ा सा चलेगा, या हो सकता है एकदम रुक जाए, तो मैं बोलता हूँ देखो, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो सब लोग बच्चे नोट कर लेंगे और ये लॉ ठीक हो जाएगा बेटा। कितना इजी है ना, मतलब देखना मुश्किल है। जबकि Yes, sir. न्यूटन ने क्या बोला, भाई वो बॉक्स आप धक्का जब दे रहे हो, ऑफ कोर्स आप एफर्ट लगा रहे हो, वो वेलोसिटी गेन कर गया, लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो हुई इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन ने उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश किया। अगर फ्रिक्शन नहीं होती, मतलब किसी एफर्ट ने ही उसको रोका है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोकना है, अगर वो चल रहा है, तो भी एफर्ट ही चाहिए। दिस इज व्हाट न्यूटन सेड। ओके, सो दिस वाज अरिस्टोटल्स पॉलिसी। अब हम न्यूटन के लॉज लिखते हैं बेटा। फर्स्ट लॉ लिखते हैं सबसे पहले, फर्स्ट लॉ, वैसे तो आपको ये सबको याद है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है। अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, an object will continue to be in a state of rest or in a state of motion until disturbed by, या state of motion, इसमें थोड़ा सा एक चीज और आती है, state of motion along a straight line until an external agent acts on it। ये कहता है बताइए लॉ क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या स्टेट ऑफ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन रहेगा जब तक उसको एक्सटर्नल एजेंट डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब यहां से बेटा दो चीजें निकल के आती है इसमें से, एक तो इनर्शिया
और दूसरा आता है यहाँ से फोर्स। एक तो इनर्शिया निकल के आता है और एक फोर्स। फर्स्ट लॉ जो है वो अगेन बेटा ध्यान से समझना, ये इसकी फॉर्मल स्टेटमेंट होगी। क्या कह रही है फॉर्मल स्टेटमेंट? आप इसको रीफ्रेज करना अपनी लैंग्वेज में लिख के दें, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। न्यूटन लॉ क्या कहता है? एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट एक्ट नहीं करता। उस एक्सटर्नल एजेंट को हम फोर्स बोलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है लॉ का? अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लो वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट? अगर एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, तो वो नॉर्थ की तरफ ही 10 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट एक्ट नहीं करता, यानी कि जब तक उसके ऊपर बाहर से फोर्स नहीं लगती, यानी पुश या फिर पुल। सर हाँ जी। external agent would also include friction. यस यस, आपको एनीथिंग आउटसाइड द ऑब्जेक्ट इज एक्सटर्नल एजेंट। Okay. एक बॉल जो है उसको रोल कर दिया आपने, जो भी बॉल से अलावा है वो सारा एक्सटर्नल है। बहुत अच्छा पॉइंट है। एक्सटर्नल मतलब उस ऑब्जेक्ट के बाहर से बेटा, ऑब्जेक्ट के बाहर से, समझ आया? Yes sir, समझ गया। मान लो बॉल रोड के ऊपर रोल कर रही है, तो रोड जो है वो एक्सटर्नल रोड, तो रोड फ्रिक्शन लगाएगी, राइट? सो फर्स्ट लॉ आपको पूछेंगे, फर्स्ट लॉ से क्या निकल के आता है बेटा? फर्स्ट लॉ से दो चीजें निकल के आती है। एक सर inertia- बहुत सारा बटर एंड बहुत सारा ऑयल एक सरफेस, एक प्लेन मार्बल सरफेस पे अगर लगाओ सर, हाँ जी। तभी फ्रिक्शन जीरो नहीं होगी नहीं बेटा, बेटा फ्रिक्शन जीरो तो कभी हो ही नहीं सकती है। फ्रिक्शन कैन नेवर बी मेड टू बी जीरो, जो मर्जी करो। एंड सर ये तो चलो सर नेचुरली हमने बोला कि फिलाफुल दो, लेकिन सर टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियली भी नहीं होगा कभी? नो बेटा, फ्रिक्शन जीरो तभी हो सकती है अगर कुछ हो ही ना। मान लो आप एक बॉल लेके जाओ स्पेस पे और फेंक दो, अब सर बॉल के वैक्यूम अलावा चेंबर, वैक्यूम चेंबर, यस, आप वहां फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन वहां पे कुछ और है ही नहीं ना फिर। सर एक मैं सरफेस कहता होना चाहिए जिधर ये फ्रिक्शन नहीं है, बहुत अच्छा पॉइंट आप वो सुन नहीं बेटा है। जान। अगर दो सरफेस इन्वॉल्व हो गए तो फ्रिक्शन होगी ही होगी, ओके सर। ये मैं कहता हूँ। तो अगर सरफेस ही एक है बेटा तो फ्रिक्शन नहीं होगी, राइट? सर क्योंकि वैक्यूम चेंबर में सिर्फ एक ही सरफेस है जो कि बॉल या कुछ भी, जो भी है, जो भी ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके आसपास कुछ है ही नहीं तो फ्रिक्शन नहीं होगा, राइट? तो बेटा फर्स्ट लॉ से दो चीजें निकल के आती हैं, एक इनर्शिया और एक फोर्स। इनर्शिया क्या होता है वो इनर्शिया डिफाइन करेंगे। इसको आप दूसरे तरीके से डिफाइन करके देखना, राइट? इसको सर दूसरा तरीका कैसे? दूसरा तरीका ये हो गया भाई, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे वो चलेगा। और अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, आप चाहते हो उसकी स्पीड बढ़े, तब भी फोर्स चाहिए। आप चाहते हो उसकी स्पीड कम हो, तब भी फोर्स चाहिए। आप चाहते हो कि वो मुड़ जाए लेफ्ट या राइट, तब भी फोर्स चाहिए। यानी कि कुछ भी चेंज करना हो, स्टेट को जब भी चेंज करना है तो फोर्स चाहिए, उसके बिना स्टेट चेंज नहीं होगी। ये इसका एक अनदर स्टेटमेंट है। अब हम बेटा यहाँ से डिफाइन करते हैं इनर्शिया। ये फर्स्ट लॉ हो गया। इनर्शिया क्या होता है? अब बेटा ध्यान से समझना, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो जिन चीजों को वो सोचते हैं, जिन चीजों को वो सोचते हैं, लोग उन पे हंसते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं, आप ये करना बेटा एक्सरसाइज, अगर आप समझना चाहते हो क्या बोल, ये टेबल है, ठीक है? इस टेबल पे एक बुक रखी है, मान ये ऐसे बुक रखी है, ये टेबल मान लेते हैं, ये फ्लोर पे रखा हुआ है, इस टेबल के ऊपर हमने एक बुक रखी है। अब अगर कोई किसी से पूछे, आप पूछो मतलब ये बुक यहाँ पे क्यों रखी है, आपको इसके बहुत सारे अजीब आंसर मिल जाएंगे। Why is this book lying on the table? Sir, because I kept it there, because my mother kept it there, my father kept it there, my brother, sister, कुछ भी। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है अगर ये बुक यहाँ रखी है तो ये अपने आप चल क्यों नहीं रही, ऊपर क्यों नहीं जा रही, लेफ्ट क्यों नहीं जा रही, राइट क्यों नहीं जा रही, नीचे क्यों नहीं जा रही, अपने आप? सर So because stop there is it. no internal force, because because it is of- at rest sir, and no force is acting on it. yes, नहीं वो भी सर बेटा, सम ऑफ फोर्सेस इज जीरो इस पे। नहीं पता, नहीं
ये नहीं सर फिर क्यों नहीं मूव करेगी? वही बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, सुनना बेटा ध्यान से, इसको एक फनी वे से भी एक्सप्लेन करूँ। इनर्शिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये इनएबिलिटी है, अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकता। सुनना बेटा ध्यान से, मान लेते हैं कि ये प्रोटॉन रखा हुआ है, ये प्रोटॉन है, इसके आसपास कुछ नहीं है, इसके आसपास कुछ नहीं है, क्या ये चलना शुरू कर देगा? यहाँ आपने प्रोटॉन रखा, इसके जब तक इसको कोई आगे कुछ नहीं करेगा, मान लो एक प्रोटॉन आपने यहाँ लाके रख दिया, जैसे रखोगे ये इसको धक्का देगा, अब ये इधर जाएगा, मतलब ये अपने आप नहीं चल सकता, ये इसकी इनेबिलिटी है। और एक बार मान लो ये चलने लग गया, आप इसको हटा दो, अब ये इधर जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये कभी रुकेगा? आप ये इमेजिन कर पा रहे हो कि अगर सर ये चलने लग गए, क्यों रुकेगा? कौन रोकेगा इसको? सर ये खुद को नहीं रोक पाएगा सर, वैसे फ्रिक्शन रोक सकती है। हाँ, वो फ्रिक्शन का मतलब कोई और आ गया ना बाहर से। ये सर friction एक्सटर्नल फोर्स रोकेगी, लेकिन ये इंटरनली नहीं रोक पाएगा अपने आप। ये अपने आप नहीं रुक सकता। तो ये इनएबिलिटी जो है, इसी को इनर्शिया बोला जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट अपने आप अपना स्टेटस चेंज नहीं कर सकता। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है बेटा, तो वो हमेशा रेस्ट पे रहने वाला है, और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव करता रहेगा। यानी कि ना तो स्टेट ऑफ रेस्ट अपने आप चेंज होने वाला है, और ना ही स्टेट ऑफ मोशन अपने आप चेंज होने वाला है। तो इनर्शिया डिफाइन करते हैं बेटा। इनर्शिया सबसे पहले ये आपके पास, आप देख सकते हो वर्ड जो हमने डिफाइन करना है। इनर्शिया क्या है? इट इज द inability of an object to change its सर इनएबिलिटी की जगह प्रॉपर्टी नहीं आएगा? inability बोलते हैं बेटा, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। सर 9th में प्रॉपर्टी करते थे इसलिए आता था, सॉरी। अच्छा ठीक है, it is inability of an object to change its state of rest or motion along a straight line। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है, अगेन मैं ये लाइन कई बार बोल चुका हूं, अपने आप ना तो वो अगर वो रेस्ट पे है तो अपने आप चलना शुरू नहीं कर सकता, और अगर चल रहा है तो कभी रुकेगा नहीं, अपने आप ना ही मुड़ेगा। बेटा इनर्शिया के 3 टाइप्स। अब आपको एक चीज समझाऊंगा, ध्यान से समझना कि हमें कैसे देखना है, हम देखते कैसे हैं। सुनना है। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सबसे पहले हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट को पकड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो अपने आप कभी नहीं चलेगा। अब सुनना बेटा ध्यान से, इसका एग्जांपल हम क्या देते हैं। मान लो, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि मैं एक बस के अंदर, ठीक है, बस अभी खड़ी हुई है। बेटा देखना आपने कैसे चीजों को सीखा है और हम उसको कैसे हमें सीखना चाहिए। एक मैं मान लो बस में हूँ, मैं खड़ा हूँ, बस रेस्ट पे है, बस अभी चली, एकदम से बस चलती है, मतलब इस तरह, तो क्या होगा बेटा? अगर बस सर एकदम पीछे से को जाओगे? मैं पीछे को जाऊंगा ना ऐसे, ठीक है, क्योंकि सर हमारी बॉडी को आदत सी हो गई थी सर रेस्ट में रहने की, और एकदम से झटका पड़ा। अच्छा तो हम पीछे भी जाते हैं। एक्सक्यूज, अब आपको बताता हूँ बेटा, सुनना ध्यान से। बेटा ये गलत है, ऐसा हम पीछे नहीं गिरते हैं। वो आपको लगता है कि आप पीछे गिरते हो, देखना बेटा, मैं बंदा बनाता हूँ। अब हमें देखना क्या है, सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लेते हैं ट्रक या बस बना दो, अब एकदम से ही चला। बेटा होता क्या है,
बंदा पीछे नहीं गिरता, उसके पैर आगे जाते हैं। आप बोलोगे एक ही बात है, नहीं बेटा एक ही बात बिल्कुल नहीं है, ये इस तरीके से पढ़ाते हैं इसलिए बहुत गड़बड़ है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ऐसे ही पढ़ा ना आप सब लोग ने, तभी आपने बोला सर हम पीछे गिरते हैं, वो आपको लगता है पर हम ऐसे पीछे नहीं गिरते। हुआ क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक के हिसाब से तो हम पीछे जा रहे हैं। नहीं नहीं सुनो, नहीं विद रिस्पेक्ट टू छोड़, एक सेकंड बेटा मुझे बताने दो। मैं कह रहा हूं जब ये बंदा इस ट्रक के अंदर है, जब ट्रक चलेगा इसका कौन सा हिस्सा है जो ट्रक के साथ कांटेक्ट में है? सर पैर है। पैर। पैर है, तो पैर के ऊपर फोर्स लगेगी तो इसके पैर आगे गए। तो हुआ क्या, ये आपको लगता है कि ये पीछे गिर गया, लेकिन हुआ क्या, इसके पैर आगे गए, इसके पैर आगे गए। तो अब होता क्या है, अब आप आंसर पता कहां से करते हो, अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता है, आप इसके हिसाब से, मान लो ये A था तो B के हिसाब से आंसर करते हो आप, कि जो बस के अंदर है उसको लगेगा हाँ यार पीछे गिर गया, और इसको खुद को भी लग रहा है पीछे गिर गया क्योंकि ये बस को देख रहा है। लेकिन इनफैक्ट प्रैक्टिकली क्या हुआ बेटा, इसके पैर आगे गए। अब आप सर कैसे, मैं इसको क्यों मानूं, बड़ा सिंपल है, अगर ये पीछे गिरा इसके ऊपर वाले हिस्से को किसने पीछे की तरफ खींचा है? कोई है ही नहीं एजेंट जो इसके ऊपर वाले हिस्से को पीछे की तरफ खींचे। हाँ, इसके पैर को आगे लेके जाने वाला एजेंट है, वो है ट्रक। तो ट्रक का जो फ्लोर है इसने इसके पैरों को आगे की तरफ पुल कर लिया है, तो इसके पैर आगे गए हैं बेटा, ऊपर वाली बॉडी वही की वही रहेगी। वो अलग बात है कि आपको लग रहा है कि आप पीछे की तरफ गिर गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। राइट, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यस सर। सुनना बेटा Yes, ध्यान से, मैं आप बहुत बहुत अच्छा समझना, आप ये तो आप कर सकते हो। आज आपको क्या करना है, एक ट्रे लेना बेटा, एक ट्रे लेना और उसके अंदर एक सिलेंडर रखना है। ट्रे लेके सिलेंडर लेना और सुनना बेटा, उसको टेबल पे रखे, ट्रे को पुश करना। जब आप ट्रे को पुश करोगे ना तो आपको लगेगा कि सिलेंडर आपकी तरफ आ रहा है। ट्रे में सिलेंडर, जैसे ये सिलेंडर, ये ट्रे, आपने ट्रे को ऐसे पुश करना है तो बेटा सिलेंडर आपको लगेगा आपकी तरफ आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो रहा। जो ट्रे है वो आगे गई लेकिन आपको लगेगा सिलेंडर आपकी तरफ आ रहा है। रीजन, क्योंकि आप क्या देखोगे, आप सिलेंडर को ट्रे के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हो, आपको लगेगा ट्रे के ऊपर वो चल के आ रहा है, जबकि अगर ग्राउंड से देखा जाए तो सिलेंडर वही है, वो मूव नहीं किया। इट इज अ ट्रे व्हिच मूव्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आज आप ये करना बेटा, ये छोटा सा काम करना, मुश्किल नहीं है, सबके घर में ट्रे है और उसके ऊपर आप कोई सिलेंडर, you can use the what do you call that, बेलन of your mother with which she rolls out the rotis। तो बेलन लेके, बेलन रख देना उस पे ट्रे में। Do any of you know the English word for the बेलन? रोलर सर। रोलर तो नहीं सर, कुछ होगा, चलो सोचना, मुझे भी बताना, ठीक है? चलो एनीवेज, मुझे नहीं पता। तो उस ट्रे के ऊपर आप बेलन को रखना और ट्रे को धक्का देना, आपको ऐसा लगेगा कि बेलन आपकी तरफ आ रहा है, बट बिलीव मी बेटा, बेलन नहीं आ रहा, बेलन वही का वही है। अब करना सर मैंने सिर्फ तुक्का ही मारा था एंड इट इज सच में रोलर सर, मैंने बेलन इंग्लिश लिखा था नेट पे। अच्छा चलो गुड बेटा, रोलर है तो ओके, बहुत अच्छी बात है। सॉरी, बिकॉज अगेन एज आई टोल्ड यू, यहाँ तो पता नहीं लाइट, तो मैं परेशान हो जाऊँ लाइट से। ओके तो ये सिलेंडर बेटा इधर आ रहा है रोल करके, और हमें लग रहा है लेकिन सिलेंडर वही का वही है। ये ट्रे आगे गई बेटा, ट्रे को तो आपने धक्का दिया ना, तो आप एजेंट हो गए जिसने ट्रे को मूव करवा दिया। सिलेंडर को कौन मूव कराएगा? व्हाई शुड द सिलेंडर मूव? सिलेंडर क्यों मूव करेगा? ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल आपको दिया जाता है कि जब आप गाड़ी में बैठे हो, एकदम से गाड़ी चलती तो आपकी नेक ऐसे पीछे जाती है, फिर नेक पीछे नहीं गई, नेक तो वही की वही है, आपकी नीचे वाली बॉडी वो आगे आ गई। क्यों? क्योंकि गाड़ी के साथ आपका यहां तक बॉडी थी, वो कांटेक्ट में थी, तो वो आगे आई है। इज दिस क्लियर? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब, अगर ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो अपने आप स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं चेंज कर सकता,
तो इसके आप 2 एग्जांपल दे सकते हो. व्हेन यू आर सिटिंग इन ए कार एंड कार सडनली स्टार्ट्स, you fall in the backward direction. I hate to say it, but that is how it is written. So you fall in the backward direction. It should have been written, you appear to fall in the backward direction, but in fact your lower body has moved in the forward direction. तो आपका पैर आगे गया. ठीक है, ओके. उसके बाद दूसरा है, आप एक हॉर्स का एग्जांपल दे सकते हो. अगर हॉर्स पे आप बैठे हो, एकदम से हॉर्स एकदम से गैलप करना शुरू, एकदम से भागना शुरू कर दे, तो क्या होगा? आप ऐसे पीछे की तरफ गिरोगे. जबकि हुआ क्या है, आप सैडल पे बैठे हुए थे, तो आपका बॉटम सैडल पे था, तो बॉटम आगे गया है. आपको इस तरीके से चीजों को देखना है. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay, good. इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा बेटा, अपने आप नहीं वो रुकेगा. चाहे उसको फ्रिक्शन रोके, चाहे उसको हवा रोके, चाहे उसको कोई भी चीज ब्रेक्स लगा के आप रोको, कैसे भी अपने आप नहीं रुकने वाला. बेटा आपने देखा होगा सीट बेल्ट्स, गाड़ियों में सीट बेल्ट क्यों दी जाती है? Why the seat belts are provided in the cars? बेटा क्योंकि अगर सीट बेल्ट नहीं होगी, ड्राइवर है बेटा, सुनना ध्यान से, I have observed this, आपने भी शायद बहुत बार देखा हो. बेटा अगर गाड़ी में आप बैठे हो, ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाई, तो ड्राइवर के साथ जो राइडर जो साइड में बैठा हुआ है, अगर एकदम से ब्रेक लगे हो सकता, और उसने मान लो सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो वो शीशा तोड़ के बेटा आगे हो सकता है अपनी ही गाड़ी के नीचे आ जाए. I have seen accidents, जहां पर एकदम से ब्रेक लगी, आपको नेट पे भी मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हो. तो ब्रेक्स लगाते ही जो साइड वाला बंदा है, ड्राइवर तो एडजस्ट कर लेता है क्योंकि उसको पता है कि वो ब्रेक लगा रहा है खुद, तो वो एडजस्ट कर लेता है. लेकिन साइड वाले को नहीं पता. तो साइड वाला अगर सीट बेल्ट नहीं लगी होगी तो उसको एकदम से आगे की तरफ झटका मिलता है. लेकिन झटका आगे की तरफ नहीं मिला बेटा, हुआ क्या? गाड़ी रुक गई है, वो तो अपनी स्पीड से जा रहा है. मान लो बेटा, अब इसको हम दूसरा करते हैं. मान लो ये ट्रक जा रहा है आगे की तरफ. Suppose this truck is going in the forward direction at 100 km/h. जब ये ट्रक 100 km/h से आगे जा रहा है बेटा, तो ये बंदा भी 100 km/h से आगे जा रहा है, उसका सिर भी जा रहा है, उसकी चेस्ट भी जा रही है, उसके पैर भी, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स 100 km/h से जा रहे हैं. मान लेते हैं वो ऐसे खड़ा है जैसे मैं कैजुअली खड़ा हूँ. अब अगर एकदम से ब्रेक लग जाए, किलोमीटर तो पॉसिबल नहीं सर, मैक्सिमम 40 तक जाता है वैसे भी. कौन? ट्रक सर, 100 तो बहुत ज्यादा हो गया. ट्रक 100 नहीं चलो सर. वैसे चले जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, 80 मान लेते हैं, ठीक है, वैसे चले जाते हैं बेटा. आर्मी वाले पक्का जाते हैं 80 km/h से. सपोज फॉरेन वाले ट्रक सर जाते हैं सर, चले जाते हैं, चले जाते हैं. दिव्यांश बेटा आप कहीं गांव के ट्रक की बात कर रहे हो, या जो ईंटें वगैरह लेके जाते हो, वो तो नहीं जाते, वो तो 40 पे चलते हैं. एंड अच्छी बात है कि वो 40 पे ही चलते हैं, बिकॉज़ ड्राइवर. मेरे चाचू सर कनाडा में चलाते हैं सर ट्रक सर, ही ड्राइव एट 150 सर. ओके ओके गुड, यस बेटा. अच्छा, ये ट्रक 80 किलोमीटर से जा रहा है पर आवर. अगर एकदम से ब्रेक लग जाए, इस बंदे ने कुछ रॉड वगैरह नहीं पकड़ी हुई, ऐसे खड़ा हुआ, तो बेटा इसका कौन सा बॉडी पार्ट रुकेगा? पैर सर. पैर रुकेंगे. पैर ग्राउंड के साथ है ना, ट्रक के बेस के साथ लगे हुए हैं, तो पैर रुक जाएंगे. तो पैर रुक जाएंगे, लेकिन ये तो चल रहा है, तो क्या होगा? ये आगे बढ़ेगा. अब बेटा हुआ क्या? ये ट्रिप कर गया ना, इसके पैर रुक गए बेटा, इसकी अपर बॉडी अभी भी चल रही है क्योंकि उसको किसी ने नहीं रोका. तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन है. यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, उसको जब तक आप नहीं रोकोगे वो रुकने वाला नहीं है. राइट बेटा. उसके बाद इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. मैं आपको एक बड़ी इसकी फनी स्टोरी सुनाऊंगा. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? कि डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं होता. डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं होता बेटा, डायरेक्शन चेंज करनी ही पड़ेगी. मतलब फोर्स जब तक नहीं लगेगी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. आप सर अगेन कोई भी चेंज करना है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आप चाहते हो उसको चलाना, फोर्स लगानी पड़ेगी. ऑब्जेक्ट चल रहा है सीधा, आप चाहते हो उसकी स्पीड बढ़ाना, फोर्स चाहिए.
ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है, आप चाहते हो उसकी स्पीड कम करना, फोर्स चाहिए। ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है, आप चाहते हो कि वो लेफ्ट मुड़ जाए या राइट, तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स लगाए बिना कोई स्टेट चेंज नहीं होगी, और वो भी बाहर से आएगी, ऑब्जेक्ट के अंदर से फोर्स नहीं लग सकती बेटा, ये भी आपको याद रखना है। ओके, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि डायरेक्शन भी अपने आप चेंज नहीं होती। आपने कभी फील किया हो बेटा, आप गाड़ी में बैठे हो, तो जब गाड़ी टर्न करती है, आपने फील किया कि आप दूसरी तरफ गिरते हो, यस सर। राइट? बट इनफैक्ट आप दूसरी तरफ नहीं गिर रहे, आप तो सीधा ही जा रहे हो, गाड़ी मुड़ गई है बेटा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, अगर ये बंदा रेस्ट पे है ट्रक के अंदर, ट्रक भी रेस्ट पे है, एकदम से ट्रक चलता है तो उसके पैर चलते हैं, ऊपर वाली बॉडी वहीं की वहीं रह जाती है। The upper body doesn't move, his feet have moved in the forward direction, तो भी से कि हम पीछे गिर गए। ऐसे बेटा जब गाड़ी मुड़ती है, तो गाड़ी जब मुड़ती है हमें लगता है हम दूसरी तरफ गिर गए, जबकि हम सीधा ही जा रहे हैं। It is the car which has turned in the opposite direction. Is this clear बेटा? Sir. यस सर। ओके, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। आजकल तो बेटा कार्स बहुत ज्यादा कॉमन प्लेस हो गया, सबके पास गाड़ी है। आई एम टॉकिंग अबाउट 1999। उस वक्त बहुत रेयरली किसी के पास गाड़ी होती। सो वन ऑफ माय अक्वेंटेंस ही गॉट पोजेशन ऑफ अ कार। उन्होंने एक सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फिफ्थ हैंड शायद गाड़ी ली, बहुत पुरानी गाड़ी। अब पुरानी गाड़ी ली तो कार वाज अ बिग क्रेज एट दैट टाइम। अब तो आप सब लोग गाड़ी में बहुत अच्छे से बैठ चुके, सबको पता है, और उस वक्त गाड़ी बहुत बहुत रेयर कमोडिटी होती है। तो उन्होंने गाड़ी ली, इनफैक्ट मेरे डिस्टेंट चाचा थे, तो उन्होंने गाड़ी ली, तो उन्होंने मुझे बिठाया, कहते चलो आपको गाड़ी में घुमा के लाता हूं। तो मैं उनके साथ बैठ गया। अब बेटा जब टर्न आया, ऐसे मैं गाड़ी में बैठा, तो जब टर्न आया राउंड अबाउट पे, ऐसे टर्न किया, तो मैं दूसरी साइड बैठा था, तो मैं बाहर लटक गया गाड़ी से। ऐसे जो विंडो थी गाड़ी की, उसके ऊपर मैंने यहाँ से हाथ रखा था, एंड आई वेंट आउटसाइड। जब गाड़ी सीधी हुई, मैं अंदर आ गया वापस। तो चाचा बोलते, अरे तू कहाँ गया था? मैं कहा पता नहीं, मैं तो बाहर घूम के आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि अरे तू इस दरवाजे को पकड़ के नहीं बैठा, उस दरवाजा बंद नहीं होता था दरवाजा। तो दरवाजा जब टर्न हुआ तो खुल गया दरवाजा, सो आई वाज आउटसाइड। तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, यानी कि जब गाड़ी मुड़ी, वो दरवाजा खुल गया, तो आई वाज हैंगिंग आउटसाइड द कार एंड देन केम बैक। So this is the example of inertia of direction, right? You will feel as if you have moved in the opposite direction, but in fact it is the car which has moved in the opposite direction. गाड़ी जो है वो दूसरी डायरेक्शन में मुड़ी है। बेटा is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपके 3 टाइप ऑफ इनर्शिया होगी। तो बेटा आज के जो लेक्चर का मेन चीज है, मैंने बहुत सारी आपको स्टोरी सुनाई, इससे आपको क्या सीखना है? पहली बात, अगर आपको कुछ करना है बेटा, अकेला होना बहुत जरूरी है। अकेला रह के ही आप कुछ अच्छे से सोच पाओगे, और सोचना है, उसी से ही कुछ चीजें निकल के आती है। न्यूटन ने सब कुछ पैंडेमिक के टाइम में ही किया। तो उसके बाद लॉज ऑफ इनर्शिया, मतलब जैसा अपीयर होता है वैसा चीजें नहीं है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, बिलीव मी, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो उस पर फोर्स कितनी लगी हुई? बोलेंगे नीचे। अच्छा, अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो फोर्स किधर लगी है? तो लोग बोलेंगे ऊपर। द आंसर इज, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो हम ये नहीं बता सकते फोर्स किधर लगी हुई है, राइट? वेलोसिटी से फोर्स नहीं डिसाइड होती, एक्सेलरेशन से फोर्स डिसाइड होने वाली है, जो हम कल फॉर्मली इसको मैथमेटिकली करेंगे। और आप बेटा काइनेमेटिक्स की तैयारी करो अच्छे से, आप उसके लेक्चर देखो, मैं आपको अभी एक असाइनमेंट भेजूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और बेटा आपको असाइनमेंट के सॉल्यूशन मुझे भेजने, आप काम नहीं करते बेटा, प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है? मैं आपको वर्कशीट भेजूंगा, आई वांट द सॉल्यूशन ऑफ दोस, आपको सॉल्यूशन करके मुझे भेजने हैं, ठीक है? तो आज हम इतना करते हैं। हमने आज अरिस्टोटल की गलती पकड़ी कि उन्होंने क्या लॉ दिए थे, एंड न्यूटन ने उनको कैसे इंप्रूव किया, उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है? आप ये लेक्चर दोबारा जरूर देखना, इसमें से आपको बहुत सारी चीजें दोबारा से यू कैन डिस्कस देम टुमारो। सर आपने ये बोला था, मैंने आज सिर्फ थ्योरी पढ़ाई है बेटा, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं आया, ये प्योर फिजिक्स है, राइट? इसको प्योर फिजिक्स बोलते हैं, विदाउट मैथ्स जो कर रहे होते हैं।
ठीक है? Okay, beta. So I will see you tomorrow. Please watch this lecture again. And tomorrow we Thank you, sir. shall do the second law of motion. Okay, beta. Bye bye. Take care. See Thank you. you, sir.